Hello everyone, myself महिमा त्रिवेदी एंड वेरी वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा। उम्मीद है आप सभी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में पूरी सक्रियता और सजगता के साथ लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही है और अभी हम चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए ये जो वीडियो है इनको अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 का भाग 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को भी समझेंगे और साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों को, जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? विकल्प 1 जेम्स एवं जीन्स, विकल्प 2 लाप्लास, विकल्प 3 है कांट, विकल्प 4 है होयल एवं लिटलिटन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 लाप्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत या दो परिकल्पनाएं हैं, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत जो है दो भागों में बटे हुए, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही लाप्लास का सिद्धांत आता है, जिसमें लाप्लास महोदय ने 1796 में इन्होंने निहारिका परिकल्पना दिया था, जिसमें इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से बताई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति में इन्होंने एक तप्त निहारिका बताया था कि पृथ्वी की तप्त निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, माना इन्होंने। इसके अतिरिक्त कांट महोदय ने 1755 में, ये भी अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, कांट भी, इन्होंने गैसीय परिकल्पना दी थी। गैसीय परिकल्पना। होयल एवं लिटलिटन जो है ये द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने सुपरनोवा परिकल्पना दिया। और जेम्स जीन्स जो है ये भी द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। और इसके अतिरिक्त चैम्बरलिन जो है, इन्होंने भी, ये भी द्वैतवादी सिद्धांत दिया था इन्होंने भी। जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना है वो ज्वारीय परिकल्पना कहलाती है, ज्वारीय परिकल्पना। और इस प्रश्न का सही आंसर है वो है लाप्लास। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग, द ग्रेट आइस एज कहलाता है? विकल्प 1 इयोसीन, विकल्प 2 प्लीस्टोसीन, विकल्प 3 है प्लायोसीन, विकल्प 4 है ओलिगोसीन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन जो काल है वह महान हिमकाल का युग कहलाता है, द ग्रेट आइस एज कहलाता है। इस युग में ही अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में और यूरोप में 4 अंतर हिमयुग देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो है वो है नेब्रास्कन, कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, क्रम से, कंसास, इलिनोइन और आयोवा एवं विस्कॉन्सिन। ये हैं उत्तरी अमेरिका के 4 हिमयुग। और यूरोप के देख लेते हैं यहाँ पर, गुंज, मिडल, रिस तथा वुर्म। ये यूरोप के 4 अंतर हिमयुग हैं। यहाँ पर बोल रहा है महान हिमकाल का युग, तो ये वह है प्लीस्टोसीन। अन्य विकल्प देख लेते हैं हम, इयोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन। तो यहाँ पर इयोसीन और ओलिगोसीन जो हैं, इयोसीन और ओलिगोसीन में भारत में वृहत हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। वृहत हिमालय की उत्पत्ति
किस काल में? ओलिगोसीन में और इयोसीन काल में वृहत हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणी की, प्लायोसीन में शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से, पहला है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा तथा दूसरा है गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। विकल्प 1 है उपरोक्त दोनों कथन गलत है। विकल्प 2 उपरोक्त दोनों कथन गलत है। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। तीसरा है प्रथम कथन सही है तथा द्वितीय कथन गलत है, और चौथा है द्वितीय कथन सही है तथा प्रथम कथन गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2, उपरोक्त दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जो जनन होता है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो किन से निर्मित है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट जैसी चट्टानों से। पेरिडोटाइट चट्टान जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम इत्यादि। जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम है, ये सर्वाधिक मात्रा में इन चट्टानों में पाए जाते हैं। जब इनका विघटन होता है, इन रेडियो सक्रिय पदार्थों का जो विघटन होता है, इन विघटन के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन होता है। इस प्रकार से ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं वो सही है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो विकल्प 1 है भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक सीधी रेखा में पहुंच जाती। विकल्प 2 है भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। विकल्प 3 है भूकंपीय लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, और विकल्प 4 है भूकंपीय लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2, भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। यहाँ पर बोल रहा है पृथ्वी एक ही प्रकार की अगर घनत्व वाली होती, घनत्व में अंतर नहीं होता, जैसे क्रस्ट का घनत्व अलग है, मेंटल का अलग है, कोर का घनत्व अलग पाया जाता है। यदि सब पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वो एक ही घनत्व वाला होता, वहाँ पर एक ही समान घनत्व वाली चट्टानें होती, तो क्या होता है जो भूकंपीय लहरें हैं वो समान गति से, असमान गति से नहीं, समान गति, फिर उनकी गति में कोई असमानता नहीं होती, समान गति से वो पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। इस प्रश्न का दूसरा आंसर जो है ये सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब, पहला है विकल्प मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। विकल्प दूसरा है मैग्मा धरातल धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तीसरा है मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा, मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर बोल रहा है पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण कब होता है? जब मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, उसे पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। विकल्प दूसरा हम देख लेते हैं। मैग्मा जो है धरातलीय अवरोध के कारण जब दरारों, छिद्रों एवं नली में जमकर ठोस होता है तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। मध्यवर्ती अर्थात ना तो वो धरातल के ऊपर आ पाती है और ना तो अधिक गहराई में ठंडी होती है, उसे मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहा जाता है। और जब ऊपर आकर जमा होती है या ऊपर आकर ठंडी होती है तो ये बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाती है, आग्नेय शैल कहलाती है। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरण
रूपांतरित रूप है? विकल्प 1 है क्वार्टजाइट फाइलाइट संगमरमर, विकल्प 2 है सेल स्लेट चूना पत्थर, विकल्प 3 है गैब्रोनिस ग्रेनाइट नीस और सिस्ट, और विकल्प 4 है गैब्रो बेसाल्ट रायोलाइट। तो यहाँ पर हम विकल्प जो है गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर आंसर तीसरे को माना है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप, तो कोई भी जो 4 विकल्प दिए हैं चारों में से कोई भी आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप नहीं है, सब में मिला जुला है। यहाँ पर जो विकल्प है ये गलत है, यहाँ पर होगा नाइस एम्फीबोलाइट, और सरपेंटाइन। देखिए नाइस जो होता है वो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप होता है, और ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। एम्फीबोलाइट जो है ये बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है, बेसाल्ट चट्टान का। बेसाल्ट जो है ये भी आग्नेय चट्टान है, और सर्पेंटाइन जो है ये गैब्रो का रूपांतरित रूप है सर्पेंटाइन, और गैब्रो भी आग्नेय चट्टान है। ये तीनों जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो, तीनों आग्नेय शैल हैं और ये उनके रूपांतरित रूप है। तो ये सही है नाइस, एम्फीबोलाइट और सर्पेंटाइन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब तनाव के कारण भूखंड पर 2 समानांतर दरारें पड़ जाती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है, तो उसे कहते हैं? विकल्प 1 रिफ्ट घाटी, विकल्प 2 संधियाँ, विकल्प 3 है सोपानी अंश, और विकल्प 4 है भ्रंशोत्स पर्वत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 भ्रंशोत्स पर्वत। भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण कब होता है? जब तनाव के कारण, मतलब टेंशनल फोर्स लग रहा है, तनाव के कारण भूखंड पर 2 समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे की ओर धंस जाते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नीचे की ओर धंस जाते हैं तथा मध्य भाग उसी प्रकार खड़ा रहता है। मध्य भाग जो खड़ा रहता है इसे ही भ्रंशोत्स पर्वत कहलाता है, या उसे ही भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। एक तरफ स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या है, ज्वालामुखियों की संख्या दी हुई है। विकल्प ए है क्यूराइल द्वीप 35, विकल्प बी है फिलीपींस 13, विकल्प सी है अलास्का प्रायद्वीप 33, और विकल्प 4 है जापान द्वीपीय समूह 98। तो यहाँ पर हम मिलान कर लेते हैं। ये जो है ये गलत है, ये विकल्प यहाँ पर। अब हम यहाँ वर्तमान समय के अनुसार देखते हैं तो क्यूराइल द्वीप जो है वहाँ पर 45+ ज्वालामुखी की संख्या है, फिलीपींस द्वीप पर 25+ ज्वालामुखियों की संख्या है, और अलास्का प्रायद्वीप पर 40+ ज्वालामुखी की संख्या है, और जापान द्वीप समूह जहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं वहाँ पर 300+ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, सैल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर के प्रभाव। विकल्प 1 है बहुत अधिक होता है, विकल्प 2 है आंशिक रूप से होता है, विकल्प 3 नगण्य होता है, विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 बहुत अधिक होता है। सैल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर मतलब भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के परिणाम स्वरूप सैल और बालुका पत्थर पर, ये अवसादी चट्टानें हैं, इन पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से निम्न में से किन चट्टानों का वियोजन अधिक होता है? विकल्प 1 है बेसिक आग्नेय, विकल्प 2 है एसिटिक आग्नेय, विकल्प 3 है उपरोक्त दोनों, और विकल्प 4 है 1 और 2 में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा एसिड चट्टानें या अम्लीय चट्टानें जिसे हम कहेंगे। अम्लीय चट्टानों में रासायनिक अपक्षय अधिक देखने को मिलता है। देखते हैं यहाँ पे रासायनिक अपक्षय जो होता है इनमें 4 तरह की क्रियाएं होती हैं। सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन,
हाइड्रेशन और कार्बोनेशन। कार्बोनेशन, तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेशन जो है ये कार्बोनीकरण जिसे कहते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, जल के साथ जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जल और CO2 मिलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये जो कार्बोनिक अम्ल है इसका प्रभाव कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम, पोटेशियम तथा सोडियम जैसे तत्व वाली चट्टानों में अधिक होता है। इस अम्ल का प्रभाव, जो कार्बनिक अम्ल है, इन अम्लों का प्रभाव जो जिन चट्टानों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें ये अम्ल का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय की दृष्टि से जो चट्टानें हैं, एसिडिक या अम्लीय चट्टानें, इनमें अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर विकल्प 2 होगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पाटन या प्लकिंग की क्रिया में विकल्प 1 है अपवर्तनात्मक यंत्रों, कंकड़ पत्थर द्वारा हिमानी के पदार्थों एवं तली में विघटन, रगड़न और खुरचन होती है। विकल्प 2 है शैलें कमजोर पड़ती तथा बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती हैं और गतिशील हिम के प्रहार से सैल दबाव के कारण जड़ सहित टूट जाती हैं, जड़ सहित टूटती हैं और वहाँ गर्त बन जाता है। विकल्प 3 है हिमानी के साथ प्रवाहित होते हुए शिलाखंड परस्पर रगड़ खाकर खंडित होते हैं तथा क्रमशः सूक्ष्म चूर्ण में परिवर्तित होते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है विकल्प 2, शैलें कमजोर पड़ती तथा बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती हैं तथा गतिशील हिम के प्रहार से सैल दबाव के कारण जड़ सहित टूटती है और वहाँ पर गर्त बन जाता है। इसका राइट आंसर है, देखिए उत्पाटन क्रिया किसके द्वारा होती है, हिमानी के द्वारा। हिमानी के अपरदन से क्या बनता है, हिमानी जब जल चट्टानों की संधियों एवं दरारों में, जब जल चट्टानों की संधियों और दरारों में प्रवेश करता है तो ताप कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जो संधियों में और दरारों में जल होता है, जब टेम्परेचर कम होने के कारण वो जम जाता है और हिम का रूप धारण कर लेता है, फिर जिसके कारण सैलें कमज़ोर हो जाती हैं। जब हिम का रूप धारण कर लेता है तो सैल कमज़ोर हो जाती हैं, कमज़ोर होकर बड़े बड़े खंडों में टूट जाती हैं, कमज़ोर होकर बड़े बड़े शिलाखंडों में टूटती हैं और इसी प्रक्रिया को उत्पाटन कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है शीर्ष दीवाल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है। विकल्प 1 है सर्क, विकल्प 2 यू आकार की घाटी, विकल्प 3 है वी आकार की घाटी, विकल्प 4 है लटकती घाटी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 सर्क। शीर्ष दीवार जो है स्थलाकृति ये सर्क से संबंधित है और सर्क किससे संबंधित है, हिमानी से या हिमनद अपर्दन से, अपर्दन से निर्मित एक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, इससे निर्माण होता है। विकल्प 1 है मोनोडनॉक का, विकल्प 2 है पेडिप्लेन का, विकल्प 3 संप्राय मैदान का और विकल्प 4 है उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 संप्राय मैदान का। नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इसको डेविस महोदय ने अपने जो चक्र दिया था उन्होंने भौगोलिक चक्र, अपर्दन चक्र में नदी की इस अवस्था में निर्मित जो स्थलाकृति है उसको उन्होंने संप्राय मैदान का नाम दिया था, जहाँ पर सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं, संप्राय मैदान। और यहाँ पर यत तत कहीं कहीं कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ या छोटे छोटे टीले मौजूद होते हैं, उसको उन्होंने मोनोडनॉक कहा था। डेविस महोदय ने मोनोडनॉक नाम दिया था। सही आंसर है विकल्प
3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गैसें और एक तरफ आयतन का प्रतिशत दिया हुआ है उनका। विकल्प 1 है आर्गन, विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प 3 सी है नियॉन, विकल्प 4 विकल्प डी है हीलियम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सभी गैसों का प्रतिशत कितना है। विकल्प जो ए है आर्गन, आर्गन जो है आपका 0.93 है, 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी है 0.03%। और नियॉन जो है ये आपका 0.0018% है। और हीलियम जो है आपका 0.005% ये वायुमंडल में इनका इन गैसों का आयतन है। आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन जो है 0.0018% और हीलियम जो है 0.0005% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है। विकल्प 1 है हैवीसाइड, विकल्प 2 है नेपियर शॉ, विकल्प 3 है मार्सेट निकोलेट और विकल्प 4 है केनेली। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 मार्सेल निकोलेट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूतन परिकल्पना के आधार पर वायुमंडल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, सममंडल और विषममंडल। सममंडल विषममंडल। सममंडल को बताया था इन्होंने सतह से इसकी ऊंचाई जो है 90 किलोमीटर तक मानी है, 90 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी है। सममंडल के अंतर्गत ही इन्होंने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को शामिल किया है। क्षोभमंडल, समतापमंडल और मध्यमंडल को इन्होंने सममंडल के अंतर्गत ही शामिल किया है। और विषममंडल को इन्होंने विभिन्न रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर, रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर कई स्तरों में बांटा है। पहला है ऑक्सीजन स्तर, दूसरा है हीलियम स्तर, पहला है नाइट्रोजन स्तर, दूसरा ऑक्सीजन स्तर, तीसरा हीलियम स्तर और चौथा है हाइड्रोजन स्तर। मार्सेल निकोलेट जो है इन्होंने वायुमंडल को 2 भागों में बांटा है, सममंडल विषममंडल। सममंडल जो है इन्होंने बताया सतह से इसकी 90 किलोमीटर तक ऊंचाई है, इसमें ही इन्होंने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को शामिल किया है। जबकि विषममंडल जो है इन्होंने विभिन्न रासायनिक तत्वों की प्रधानता के आधार पर 4 स्तरों में बांटा है, नाइट्रोजन स्तर, ऑक्सीजन स्तर, हीलियम स्तर और हाइड्रोजन स्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए सामान्यतः वायु का ताप घटता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने की बजाय बढ़ता है। ऐसी स्थिति को विकल्प 1 है रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं, विकल्प 2 है रुद्धोष्म शीतायन कहते हैं, विकल्प 3 है तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं और विकल्प 4 है इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 तापीय व्युत्क्रमण। ऐसी दशा को कि जब हम वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है। इस स्थिति को हम तापीय व्युत्क्रमण या तापीय विलोमता कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है, ऊंचाई पर बढ़ने पर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान का ह्रास होता है, तापमान कम होता है। ये जरूर याद कर लीजिएगा इधर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है वो कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सौर विकिरण के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परावर्तित
होकर अंतरिक्ष में वापस लौट आता है। विकल्प 1 है 25%, विकल्प 2 है 30%, विकल्प 3 है 35%, विकल्प 4 है 40%। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 27%। इनमें से कोई भी नहीं है। 27% जो है यहाँ पर पूछ रहा है बादलों की सतह से। देखिए सूर्य तप का 35 इकाइयाँ जो होती हैं, सूर्य तप की 35 इकाई, ये आप सूर्य बजट पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जो 35 इकाई होती है 35 जो होती है, उनमें से 27% जो होती है वो बादलों द्वारा और 6% जो होता है वो धूलकर प्रकीर्णन द्वारा। 6% धूलकर प्रकीर्णन द्वारा और 2% धरातली सतह से प्रत्यावर्तन प्रक्रिया द्वारा। धरातली सतह से प्रत्यावर्तन द्वारा पुनः अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती है। ये 35% इकाई 27% बादलों से, 6% धूलकण से और 2% धरातली सतह से के प्रत्यावर्तन से, ये 35% वापस लौटा दी जाती है पुनः अंतरिक्ष में। इस प्रश्न का सही आंसर है बादलों द्वारा 27% होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? विकल्प 1 है पृथ्वी का आवर्तन, विकल्प 2 है आर्द्रता में अंतर, विकल्प 3 है तापमान में अंतर और विकल्प 4 है वायुदाब में अंतर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 वायुदाब में अंतर। यहाँ पर प्रत्यक्ष कारण पूछ रहा है पवनों की उत्पत्ति से। पवनों की उत्पत्ति में वायुदाब में अंतर होने का प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण जो है पवनों की उत्पत्ति में वायुदाब का अंतर होना, और पवनों की गति को भी वायुदाब प्रभावित करता है। पवनों की गति को भी, यदि वायुदाब में अधिक अंतर होता है तो पवनें उतनी ही तीव्र वेग से और गति से प्रवाहित होती हैं। और ये भी पता है आपको कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही पवनें प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष कारण पूछा है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा विकल्प 4 वायुदाब में अंतर होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अस्वच्छांश किस पेटी में स्थित है? विकल्प 1 है भूमध्य रेखीय निम्न दाब, विकल्प 2 है ध्रुवीय उच्च दाब, विकल्प 3 है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और विकल्प 4 है उपध्रुवीय निम्न दाब। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का जो विस्तार होता है वो 30 से 35। उपोष्णकटिबंधीय ये जो अस्वच्छांश माना जाता है, इनका जो विस्तार है मुख्य रूप से 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। इस अक्षांश पर होता क्या है कि हवाओं का अवतलन होता है, अर्थात हवाएं जो है नीचे की तरफ उतरती हैं। हवाओं का अवतलन होता है, जिसके कारण क्या होता है वायुदाब बढ़ जाता है। अवतलन होगा तो वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब बढ़ने पर यहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न हो जाती है। प्रतिचक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है और वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। वायुमंडल स्थिर हो जाता है, पवन संचार कम होता है। जब वायुमंडल स्थिर होगा तो पवन संचार भी कम होगा। पवन संचार कम होता है। ये जो है पवन संचार कम होने के कारण ही पुराने समय में इस लैटिट्यूड पर पहुंचकर जो नाविक होते थे वो घोड़ों को, अपने नाव को संतुलित करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए इस लैटिट्यूड को 30 से 35 डिग्री अक्षांश को या अस्वच्छांश के नाम से जाना जाता है। इस पेटी को, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को अस्वच्छांश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है फ्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है? विकल्प 1 है 300 डिग्री, विकल्प 2 है 250 डिग्री, विकल्प 3 है 200 डिग्री और विकल्प 4 है 150 डिग्री। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 200 डिग्री। फ्लोन महोदय के अनुसार डोलड्रम का जो विस्तार होता है, डोलड्रम पेटी का विस्तार जो होता है वो देशांतर 200 डिग्री देशांतर तक
इनका विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिरोको क्या है? विकल्प 1 ज्वालामुखी, विकल्प 2 पक्षी, विकल्प 3 स्थानीय पवन, विकल्प 4 है द्वीपमाला। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 स्थानीय पवन। सिरोको जो है ये गर्म एवं शुष्क पवन है और यह मुख्य रूप से सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर की ओर, उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है और इसी को ही अनेक नामों से पुकारा जाता है अलग अलग जगह पर। जैसे मिस्र में इसे खमसीन के नाम से, कभी ये भी आ जाता है मिलान करने के लिए। मिस्र में इस पवन को ही, सिरोको पवन को ही खमसीन के नाम से जाना जाता है। लीबिया में गिबली के नाम से और ट्यूनीशिया में से चिली के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। विकल्प 1 है अवदाब, विकल्प 2 है विक्षोभ, विकल्प 3 है तूफान और विकल्प 4 है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 अवदाब, डिप्रेशन जिसे कहते हैं। अवदाब क्या होता है? एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अवदाब कहते हैं। तीव्रता के आधार पर यहाँ पर हम देख लेते हैं अवदाब, इनका जो वर्गीकरण है क्यों किया गया है, कहाँ ये किया गया है। तीव्रता के आधार पर यूएसए में इनको 4 भागों में बांटा गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को 4 भागों में बांटा गया है यूएसए में। पहला है उष्णकटिबंधीय विक्षोभ जिसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ या डिस्टर्बेंस जो है, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय अवदाब, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय तूफान, और चौथा है हरिकेन या टाइफून। इन 4 भागों में बांटा गया है यूएसए में और उनकी तीव्रता के आधार पर इनको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम दिया गया है। विकल्प ए है चीन समुद्र, हरिकेन, मैक्सिको की खाड़ी, टाइफून। विकल्प सी है पश्चिमी द्वीप समूह चक्रवात और विकल्प 4 है बंगाल की खाड़ी टॉर्नेडो। तो इनको मिलान करना है। अलग अलग जगह पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चीन समुद्र में या चीन में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो के नाम से, पश्चिमी द्वीप समूह में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कोलकाता किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि नगर है? विकल्प 1 है भूमध्य सागरीय जलवायु, विकल्प 2 है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, विकल्प 3 है सवाना तुल्य जलवायु, विकल्प 4 है मानसूनी जलवायु। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 मानसूनी जलवायु। कोलकाता मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष भर समान उच्च तापक्रम तथा वर्ष भर समान उच्च तापक्रम तथा उच्च वर्षा निम्नलिखित किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? विकल्प 1 है मानसूनी जलवायु प्रदेश, विकल्प 2 भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, विकल्प 3 है चीन तुल्य जलवायु या आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, और विकल्प 4 है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जहाँ की विशेषता क्या है? वर्ष भर उच्च तापमान, टेम्परेचर जो है वो हाई, और वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है वहाँ पर, वर्ष भर वर्षा, ये यहाँ की विशेषता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
26 निम्नलिखित में कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? विकल्प 1 है पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु, विकल्प 2 है भूमध्य सागरीय जलवायु, विकल्प 3 है मानसूनी जलवायु और विकल्प 4 है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु। पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु जो है यह इसके अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जलवायु आर्द्र होती है और उन क्षेत्रों में वर्षा के दिन अधिक होते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के जो क्षेत्र हैं ये पछुआ पवनों के अधीन आते हैं, पछुआ पवनों के अधीन आते हैं, इसलिए यहाँ पर साल भर वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर साल भर वर्षा प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया है जिनको मिलान करना है। एक तरफ नाम दिए हुए हैं, एक तरफ प्रमुख गर्त स्थिति दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। पहला है पश्चिमी द्वीप समूह। पश्चिमी द्वीप समूह में आपके जो है पाए जाते हैं पश्चिमी द्वीप समूह में कौन सा गर्त? पोर्टो रिको गर्त ये है उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में, उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर दक्षिणी आंध्र महासागर दक्षिण अटलांटिक महासागर में रोम से गर्त जो है, रोम से लिखा है पर रोम से गर्त जो है वो दक्षिणी आंध्र महासागर में पाया जाता है। पूर्वी हिंद महासागर में जो है वो सुंडा गर्त है और उत्तरी प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? विकल्प 1 है अक्षांश, विकल्प 2 जल एवं स्थल के वितरण में असमानता, विकल्प 3 है प्रचलित पवन एवं सागरीय धाराएं और विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूछ रहा है सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तो सागर के जो तापमान होता है उसको प्रभावित करने वाली अक्षांश स्थिति होती है और जल एवं स्थल का वितरण भी होता है, उनमें असमानता पाई जाने वाली असमानता भी शामिल है। प्रचलित पवनें हैं, सागरीय धाराएं और स्थल खंडों की स्थिति, स्थल खंडों की स्थिति ये सागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। यहाँ पर सही आंसर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 है सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है, विकल्प 2 है सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है, विकल्प 3 है सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है और विकल्प 4 है उपरोक्त सभी कथन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 उपरोक्त कथन सही है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए तब समझ में आ रहा है। सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है, सागरों की लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है। देखिए जितने भी महासागर हैं या सागर हैं उनमें लवणों की जो मात्रा होती है, जो उनमें लवणों की मात्रा होती है वो एक समान नहीं होती है। कहीं पर अधिक लवणता पाई जाती है, अधिक खारापन है और कहीं पर कम लवणता पाई जाती है, तो ये कथन सही है। फिर दूसरा है सागरों में लवणों की संरचना, उनकी संरचना मतलब उन लवणों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनकी संरचना जो होती है उनके अनुपात में सर्वसमानता पाई जाती है, क्योंकि लवण जो हैं वो उनमें जो सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड जो भी उनके जो तत्व हैं वो सर्वत्र समानता उनमें होती है, उनमें अंतर नहीं होता है, तो ये भी कथन सही है। और तीसरा जो है सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है, ये भी बात सही है कि जहाँ पर जिन महासागरों में या सागरों में लवणता अधिक पाई जाती है, 2 सेकेंड, जहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है वाष्पीकरण न्यून होता है। इस प्रकार से तीनों कथन सही है, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रायः सभी सागरों में विकल्प 1 है तटवर्ती भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, विकल्प 2 है गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है, विकल्प 3 है उथले भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है और विकल्प 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 2 गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। लाल मृत्तिका जो होती है वो गहरे सागरीय भागों में पाई जाती है, गहरे सागरीय भागों में पाई जाती है। देखिए जो सागरीय भागों में जो जैव पदार्थ जो
पाए जाते हैं, तत्व जो पाए जाते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। एक होते हैं जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक के अंतर्गत ही जो पैलेजिक निक्षेप होते हैं और नेरेटिक निक्षेप उनको शामिल किया जाता है जैविक में, और अजैविक के अंतर्गत लाल मृत्तिका को शामिल किया जाता है। जो लाल मृत्तिका होती है वो गहनतम सागरीय भागों के गहनतम भागों में पाई जाती है। लगभग ये 2700 फैदम की गहराई से अधिक, फैदम से अधिक की गहराई में पाई जाती है। और ये जो लाल मृत्तिका होती है इसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट प्लस लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के सिलिकेट प्लस लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। यह उनकी प्रधानता होती है ऑक्साइड की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जलधारा है? विकल्प 1 है उत्तर विश्वरेखीय धारा, विकल्प 2 है कनारी धारा, विकल्प 3 फॉकलैंड धारा, विकल्प 4 है दक्षिण विश्वरेखीय धारा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 उत्तर विश्वरेखीय जलधारा। उत्तरी विश्वरेखीय जलधारा जो है ये गर्म जलधारा के अंतर्गत शामिल है, जबकि कनारी, फॉकलैंड और दक्षिण विश्वरेखीय धारा देखिए गलत है यहाँ पर। दक्षिण विश्वरेखीय धारा जो है ये भी गर्म धारा में आती है, ठंडी में नहीं आती है। गर्म जलधारा ये दक्षिण विश्वरेखीय धारा ये गर्म जलधारा है, जबकि कनारी और फॉकलैंड जो है ये दोनों ठंडी जलधारा है। और उत्तरी विश्वरेखीय धारा, दक्षिण विश्वरेखीय धारा दोनों गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक सीमित रहता है, विकल्प 2 है 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है, विकल्प 3 है लहर का ऊपर उठा हुआ भाग शिखर और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी कहलाता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। यहाँ पर दिए हुए जितने भी कथन है वो सभी सही है। यहाँ पर जो बोला है लहरों का प्रभाव, पहला जो है लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है। सॉरी, यहाँ पर बोला है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 2 सेकेंड गलत हो गया। विकल्प 4 नहीं, विकल्प 3 सही है, विकल्प तीसरा सही है। हाँ, ये जो कथन पहला और दूसरा है ये गलत कथन है, तीसरा कथन जो है ये सही है। यहाँ पर समझ लेते हैं लहरों का प्रभाव समुद्र के केवल ऊपरी तल तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जो लहरों का सृजन होता है वो समुद्री या महासागरीय भागों में इनका सृजन, लहरों की उत्पत्ति गहरे क्षेत्रों में भी पाई जाती है। गहरे क्षेत्रों में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। और दूसरा कथन जो है 180 मीटर की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत नहीं होता है, क्योंकि 200 मीटर की गहराई तक तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, सूर्य तक पहुंचता है, इसलिए ये कहना गलत है कि 180 मीटर की गहराई पर ही जल एकदम शांत रहता है। और तीसरा है लहर का ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है वो शिखर कहलाता है, और नीचे की द्रोणी भाग जो है ये ट्रफ या द्रोणी, ये जो गर्त है ये द्रोणी कहलाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का इस क्वेश्चन का जो विकल्प तीसरा है ये सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। R.A. हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकल्प 1 है स्थैतिक तरंग सिद्धांत, विकल्प 2 है संतुलन सिद्धांत, विकल्प 3 है गतिक सिद्धांत और विकल्प 4 है प्रगामी तरंग सिद्धांत। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्टेशनरी वेव थ्योरी। R.A. हैरिस ने दिया था, जो कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अन्य हम देख लेते हैं। संतुलन सिद्धांत जो है ये न्यूटन ने दिया है, और गतिक सिद्धांत जो है ये लाप्लास ने, प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है ये वेबल ने दिया है, विलियम वेबल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के
परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प 1 है भोजन श्रृंखला कहते हैं, विकल्प 2 है भोजन जाल कहते हैं, विकल्प 3 भोजन चक्र कहते हैं और विकल्प 4 है भोजन स्तर कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है विकल्प 2 भोजन जाल कहते हैं। भोजन जाल कहते हैं जब खाद्य श्रृंखलाओं का एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध जो होते हैं वो जटिल हो जाते हैं, एक जाल के अनुरूप हो जाते हैं, जाल के प्रकार से हो जाते हैं, जाल की तरह हो जाते हैं, तो इसे हम भोजन जाल कहते हैं। और जबकि भोजन श्रृंखला क्या होता है? भोजन श्रृंखला वो होता है जब आहार का, भोजन का क्रमबद्ध रूप में एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में स्थलांतरण होता है। भोजन का स्थलांतरण जब क्रमबद्ध रूप में एक जीव से दूसरे जीव में होता है तो उसे हम भोजन श्रृंखला कहते हैं। भोजन जाल क्या होता है? जब वो जटिल रूप में जो आहार होता है, भोजन होता है, जब परस्पर दो जीवों के बीच में परस्पर संबंध जो होता है उनका जटिल हो जाता है तो उसे हम भोजन जाल कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। झूमिंग कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में वनों के क्षय एवं विनाश का एक प्रमुख कारण है? विकल्प 1 दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, विकल्प 2 है उत्तरी अफ्रीका, विकल्प 3 है उत्तर पूर्वी अमेरिका और विकल्प 4 है मानसून एशिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि जिसे कहते हैं, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में देखी जाती है और इसके अंतर्गत जो आने वाले देश है वो है म्यांमार, भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये जितने भी दक्षिण पूर्वी देश हैं यहाँ पर स्थानांतरित कृषि का प्रचलित या अभी भी ये प्रचलित हैं। स्थानांतरित कृषि जो है, ये झूमिंग कृषि प्रचलित है। यहाँ पर वनों के क्षय और विनाश का ये प्रमुख कारण है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? विकल्प 1 है फ्रेडरिक टेटल, विकल्प 2 ईसा बोमेन, विकल्प 3 है विडाल डी ला ब्लास और विकल्प 4 है कार्ल सावर। इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प 3 विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ने प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान को दोनों को भूगोल में स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आदिम जनजाति एर्बोजिन्स जो है, एर्बोजिन्स है ये, निम्न में प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं। विकल्प 1 है अफ्रीका, विकल्प 2 है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प 3 है अमेरिका, विकल्प 4 है एशिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी कहे जाते हैं ये एर्बोजिन्स। एर्बोजिन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? विकल्प 1 है कृषि योग्य भूमि एवं जल की उपलब्धता, दूसरा है सभ्यता की अवस्था, तीसरा है स्थानों की सुलभता तथा राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध और विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो आंसर है वो विकल्प 4 सही है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर बोल रहा है विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कारक, तो कृषि योग्य भूमि एवं जल की उपलब्धता, जहाँ पर मानव के रहने योग्य भूमि उपलब्ध होगी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, मानव उसी जगह, ये जनसंख्या का वितरण उसी जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर सभ्यता की अवस्था होगी, स्थानों की सुलभता होगी तथा राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध होंगे, वहाँ पर जनसंख्या वितरण स्वाभाविक रूप से ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर विकल्प 4 जो है सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रवसन से संबंधित गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत निम्न में से किस विद्वान ने दिया? विकल्प 1 है एवरेस्ट ली, विकल्प 2 है बोरो, विकल्प 3 है जेलेंस्की, विकल्प 4 है E.G. रेवेंस्टीन। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 जेलेंस्की। जेलेंस्की ने दिया था गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत। जेलेंस्की का ये मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। और प्रवास से संबंधित सिद्धांत जो है वो
प्रवास से संबंधित सिद्धांत सर्वप्रथम रोवेनस्टीन महोदय ने दिया था? रोवेनस्टीन महोदय ने सर्वप्रथम दिया था प्रवास से संबंधित सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के अधिकांश व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों में पहला है विकल्प भेड़ तथा बकरियां अधिक संख्या में पाली जाती हैं, विकल्प 2 है गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं, विकल्प 3 है उपरोक्त दोनों, और विकल्प 4 है पहला और दूसरा दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 उपरोक्त दोनों। जितने भी विश्व के व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र हैं या प्रदेश है उनमें भेड़, बकरियां, गाय तथा बैल अधिक संख्या में पाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी का उत्पादन करता है जिसके कारण इसे मुलायम लकड़ी का भंडार कहा जाता है? विकल्प 1 है कनाडा, विकल्प 2 नॉर्वे, विकल्प 3 साइबेरिया, विकल्प 4 फिनलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 कनाडा। कनाडा पर डेंगा वनों का विस्तार है, डेंगा वनों का, और यह मुलायम लकड़ी का भंडार गृह या भंडार क्षेत्र कहलाता है कनाडा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है? विकल्प 1 है स्थानांतरित कृषि कहलाती है, विकल्प 2 है जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है, विकल्प 3 है गहन कृषि कहलाती है, और विकल्प 4 है मिश्रित कृषि कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प दूसरा जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। वह कृषि पद्धति जिसमें कृषक जो होता है केवल अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही उत्पादन करता है, फसलों का उत्पादन करता है, ऐसी कृषि को हम जीविकोपार्जी कृषि कहते हैं या फिर निर्वाहक कृषि, और या फिर जीविका कृषि कहलाती है। और इस प्रकार की जो कृषि है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जीविकोपार्जी कृषि देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत जैसे अमेजन नदी के क्षेत्र है, अमेजन नदी की घाटी का क्षेत्र, और पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, के क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न वस्त्र उद्योगों में से कौन सा वस्त्र उद्योग अभी भी बृहत्तम वस्त्र उद्योग है? विकल्प 1 है ऊनी वस्त्र उद्योग, विकल्प 2 सूती वस्त्र उद्योग, विकल्प 3 है रेशमी वस्त्र उद्योग, और विकल्प 4 है कृत्रिम रेशा पर आधारित वस्त्र उद्योग। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है वो सर्वाधिक हुआ है, और यह जो क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग का जो है वह बृहत्तम वस्त्र उद्योग है। जितने भी वस्त्र उद्योग है उनमें यह सबसे अधिक विकसित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग, और सबसे पुराना भी उद्योग है ये भारत में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग है? विकल्प 1 है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, विकल्प 2 है दक्षिण अटलांटिक महासागर, विकल्प 3 है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, और विकल्प 4 है पनामा मार्ग। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो है वो विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग माना जाता है, व्यस्तम जलमार्ग माना जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? विकल्प 1 है अफ्रीकी अंतर महाद्वीपीय रेलवे, विकल्प 2 है ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेलवे, विकल्प 3 है कनाडियन पैसिफिक रेलवे, और विकल्प 4 है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 4 ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, और इसकी लंबाई जो है वो 9335 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महासागरीय जलमार्ग दिया है, दूसरी तरफ बंदरगाहों का नाम दिया हुआ है। विकल्प ए है पनामा नहर जलमार्ग सिंगापुर। मतलब ये दिया है कि किस जलमार्ग में कौन सा पतन स्थित है। पनामा नहर जलमार्ग में सिंगापुर, स्वेज नहर जलमार्ग मैनचेस्टर, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग कोलन और उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग जो है वैंकूवर। यहाँ पर हम मिलान कर लेते हैं। पनामा जलमार्ग जो है, पनामा नहर जलमार्ग का जो प्रमुख पतन है वो है कोलन, ये अटलांटिक महासागर की तरफ है ये कोलन पतन जो है। स्वेज नहर जलमार्ग का जो प्रमुख पतन है वो है सिंगापुर और सिंगापुर के अतिरिक्त जो प्रमुख पतन है स्वेज नहर जलमार्ग में वो है मुंबई और कोलंबो, ये अन्य हैं। सिंगापुर, मुंबई, कोलंबो ये अन्य प्रमुख बंदरगाह हैं। फिर प्रशांत महासागरीय जलमार्ग में स्थित जो पतन है वो है वैंकूवर और वैंकूवर के अतिरिक्त है सिएटल और सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को। और फिर है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग में स्थित प्रमुख जो पतन है वो है मैनचेस्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अधिवासों की स्थापना में विकल्प एक है धार्मिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, विकल्प 2 है राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं, विकल्प 3 है आर्थिक कारक महत्वपूर्ण रहे हैं और विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प 4 उपरोक्त सभी। अधिवासों की स्थापना में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक ये चारों कारक ही महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नगरीय जनसंख्या के आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण 2005 ईस्वी तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नगरीय जनसंख्या हो जाने की संभावना है। तो यहाँ पर हम नए आंकड़ों को देखते हैं। 2018 के अनुसार है, 2018 का वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में विश्व की 55.3% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है, नगरों में। हाँ, और इसी रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है 2050 तक विश्व की 68.4% जनसंख्या नगरों में निवास करेगी, नगरों में, ये अनुमानित है 2050 तक। और अभी जो है 2018 का जो डाटा है इनमें 55% जो जनसंख्या है, 55.3% जनसंख्या वो अर्बन एरियाज़ में रह रही है, नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक होती है। विकल्प 1 महानगर कहलाता है, विकल्प 2 है बृहत महानगर कहलाता है, विकल्प 3 है नगरीय क्षेत्र कहलाता है और विकल्प 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 बृहत महानगर, मेगा सिटी कहलाता है। और महानगर जो होते हैं यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या जब होती है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वो उन्हें महानगर कहा जाता है। और वृहत नगर जो होते हैं, वृहत महानगर, मेगा सिटी, इनमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या जब होती है तो मेगा सिटी कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर है। विकल्प 1 है उत्तर अमेरिका, विकल्प 2 है दक्षिण अमेरिका, विकल्प 3 है अफ्रीका और विकल्प 4 है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2 दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 3 विशाल नगर हैं। पहला है साओ पोलो, दूसरा है ब्यूनस आयर्स, रियो डिजनेरो और तीसरा है ब्यूनस
आयर्स। ये दक्षिण अमेरिका के 3 प्रमुख बड़े महानगर है, नगर हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत का क्षेत्रफल, विकल्प 1 है 32.78 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 32.80 वर्ग किलोमीटर, विकल्प तीसरा है 32.85 वर्ग किलोमीटर और विकल्प चौथा है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प चौथा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, 32,87,263। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निकोबार द्वीप, विकल्प 1 है 12 द्वीपों का समूह, विकल्प 2 है 21 द्वीपों का समूह, विकल्प 3 है 22 द्वीपों का समूह और विकल्प 4 है 25 द्वीपों का समूह। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 22 द्वीपों का समूह। निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, वहाँ पर कुल मिलाकर 550 द्वीप समूह पाए जाते हैं। 550 द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, जिसमें से निकोबार में 22 द्वीप हैं, 22 द्वीप हैं, जबकि लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इंदिरा पॉइंट, विकल्प 1 6 डिग्री 20 मिनट पर स्थित है, विकल्प 2 है 6 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, विकल्प 3 है 6 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है और विकल्प 4 है 6 डिग्री 35 मिनट पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और जबकि ये यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो वह है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख पर्वत चोटियां दिया है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी हुई है। विकल्प 1 है माउंट एवरेस्ट, विकल्प बी है नंदा देवी, विकल्प सी है कंचनजंगा और विकल्प 4 है मकालू। यहाँ पर हम मिलान कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो है वो 8,848 मीटर है। नंदा देवी जो है उसकी 7,816 है, 7,816 नंदा देवी 816 मीटर। कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई है 8,598, 8,598 मीटर और मकालू 8,481, 481 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ऐसे कितने नदी बेसिन हैं जिनका प्रवाह क्षेत्र प्रत्येक का 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है? विकल्प 1 है 13, विकल्प 2 है 15, विकल्प 3 है 14 और विकल्प 4 है 16। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है 20,000 का पूछ रहा है ना, तो विकल्प 4 दिया हुआ है। नहीं, विकल्प 3 सही है, 14। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जिनका प्रवाह क्षेत्र प्रत्येक का 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का है। देखिए, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह बेसिन को 3 भागों में बांटा गया है।
3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रमुख नदी द्रोणी। नदी द्रोणी जिसमें माना गया है कि इसका जो विस्तार होगा वो 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक होगा। 20,000 वर्ग किलोमीटर तक इन नदी द्रोणी का विस्तार होगा। इसके अंतर्गत भारत में 14 नदियां शामिल की जाती हैं। 14 नदी, इन्हें आप सुन लीजिए कौन कौन सी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, अन्य ऐसी बड़ी नदियों को इनमें शामिल किया गया है प्रमुख नदी द्रोणी में, जिनका जो क्षेत्रफल होगा, जो इनका विस्तार होगा वो 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक होगा। फिर दूसरा जो है वो मध्यम नदी द्रोणी में बांटा गया है। मध्यम नदी द्रोणी में रखा गया है, जिसका अपवाद क्षेत्र जो है वो 2,000 से 20,000 के मध्य रखा गया है। 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है वो 44 नदियां रखी गई हैं। इसके अंतर्गत 44 नदियां शामिल की जाती है, 44। और तीसरा जो है वो है लघु नदी द्रोणी। लघु नदी द्रोणी जिसमें 2,000 से कम इनका जो नदी बेसिन का क्षेत्र है वो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होगा। उन नदियों को लघु नदी द्रोणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से ऐसे नदियाँ आती हैं जो न्यून वर्षा के क्षेत्रों में आती हैं। न्यून वर्षा क्षेत्रों में जैसे या मरुस्थलीय क्षेत्र हो या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तीसरे के अंतर्गत लघु नदी द्रोणी में। और प्रमुख नदी द्रोणी में जो यहाँ पूछ रहा है 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक का, इसके अंतर्गत 14 नदियाँ शामिल की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो विकल्प तीसरा होगा, 14 नदियाँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत। विकल्प 1 है ब्लंट द्वारा दिया गया है। विकल्प 2 है डॉक्टर स्टॉम्प्स द्वारा दिया गया है। विकल्प 3 है मार्सडेन द्वारा दिया गया। और विकल्प 4 है कोपेन द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प तीसरा, मार्सडेन महोदय द्वारा यह दिया गया है कथन कि विश्व के समस्त जलवायु स्वरूप जो है वो भारत में देखने को मिलते हैं या भारत में पाए जाते हैं। मार्सडेन ने यह कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। विकल्प 1 6, विकल्प 2 7, विकल्प 3 8, विकल्प 4 है 9। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 8। 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा देश में 8 प्रमुख और 27 गौड़ प्रकार की मृदा में विभाजित किया गया था। गौड़ प्रकार की मृदा को पहचान किया गया था 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। उनमें से 8 कौन कौन सी हैं? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट या दलदली मृदा और लवणीय या क्षारीय मृदा। इन 8 मृदा की पहचान की गई है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, आणविक खनिज एल्मेनाइट, जिरकन, मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस खनिज पेटी में मिलते हैं? विकल्प 1 है राजस्थान और गुजरात में। विकल्प 2 है केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में। विकल्प 3 है कर्नाटक और तमिलनाडु में। विकल्प 4 है उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 2, केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में। केरल राज्य के बालू क्षेत्रों में, बालू मिट्टी में, केरल राज्य के बालू मिट्टी में इल्मेनाइट, जिरकन, मोनाजाइट इन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। केरल के मुख्य रूप से केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये पदार्थ। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, देश की नदी प्रणाली में 1869 घन किलोमीटर पानी होने का अनुमान है। इनमें से अनुमानतः कितने घन किलोमीटर पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता है? विकल्प 1 है 690, विकल्प 2 680, विकल्प 3 670 और विकल्प 4 है 660। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 690।
कुल इतना है पानी नदी प्रणाली में 1869 और इस्तेमाल में कितना लाया जा रहा है 690 घन किलोमीटर पानी का उपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल में लाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। चीड़ की नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष विकल्प 1 है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, विकल्प 2 है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, विकल्प 3 है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और विकल्प 4 है 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 1 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं हिमालय पर 1500 मीटर की हाइट पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार एवं पतझड़ वन मिलते हैं। फिर 1500 से लेके 2500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं और फिर उसके बाद 2500 से लेके 4500 मीटर की ऊंचाई तक 4000 मीटर की ऊंचाई तक कोरधारी वन देखने को मिलते हैं। कोरधारी वन के अंतर्गत ही चीड़ को शामिल किया था। चीड़ है, स्प्रूस है, ये जो वन है, ये जो वृक्ष हैं, ये कोरधारी वन में शामिल किए जाते हैं और ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। विकल्प 1 इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी? विकल्प 1 है बिस दोआब नहर, विकल्प 2 है सरहिंद नहर, विकल्प 3 है पश्चिमी यमुना नहर, विकल्प 4 है पूर्वी नहर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था 1335 ईस्वी में। 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्न में से कौन थे? विकल्प 1 है विलियम एफ, विकल्प 2 है जॉर्ज विलियम, विकल्प 3 है विलियम गैट और विकल्प 4 है विलियम डेविस। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 विलियम गैट। विलियम गैट ने सर्वप्रथम हरित क्रांति की खोज की थी और हरित क्रांति के भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं हरित क्रांति के जन्मदाता वो है MS स्वामीनाथन। और विलियम गैट ने हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। IR5 एवं CO34 निम्न में से किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में है? विकल्प 1 गेहूं, विकल्प 2 मक्का, विकल्प 3 है चावल, विकल्प 4 बाजरा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 चावल। IR5 और CO34 जो है ये चावल की उन्नत किस्में हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं? विकल्प 1 है मुंबई, विकल्प 2 कानपुर, विकल्प 3 अहमदाबाद और विकल्प 4 है अमृतसर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प 3 अहमदाबाद। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन जो है पूर्व का बोस्टन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अहमदाबाद है गुजरात राज्य में अहमदाबाद जो एक प्रमुख नगर है जो कि अपनी समृद्ध अर्थव्यवस्था और प्रगतिशील प्रशासन
प्रगतिशील प्रशासन। तेजी से विकास के कारण ही इसे पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल जो है वो विकसित अवस्था में है, सूती वस्त्र उद्योग, तो इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विकल्प 1 बिहार, विकल्प 2 है पश्चिम बंगाल, विकल्प 3 उत्तर प्रदेश और विकल्प 4 है केरल। यहाँ पर हम वर्तमान आंकड़ों को देखेंगे तो विकल्प 1 सही है बिहार, जिसका घनत्व जो है 1106, जनघनत्व है 1106 और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है इस वर्तमान समय में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।